हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं बात करने वाली हूँ व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके और उनके समायोजन के क्या उपाय हैं इसके बारे में। ये जो क्लास है हमारी BTC, DLED, CTET, सुपर टेट और TET के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो जिस भी राज्य से आप दे रहे हों, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट क्या है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और आइए चलते हैं, इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर कवर होने वाले हैं। तो व्यक्तित्व परीक्षण की विधियाँ क्या हैं, समायोजन का मतलब क्या होता है और उपाय क्या है समायोजन के। आइए चलते हैं, व्यक्तित्व मापन की जो विधि है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो व्यक्तित्व परीक्षण या मापन की विधियाँ जो हैं, उनमें जो सबसे पहली है वो है आत्मनिष्ठ विधि, और इसे हम सब्जेक्टिव मेथड भी बोलते हैं। दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधि, तीसरा है प्रक्षेपण विधि। आइए सबसे पहले जानते हैं आत्मनिष्ठ या व्यक्तिगत विधि। और आत्मनिष्ठ या व्यक्तिगत विधि में क्या है कि इन विधियों के माध्यम से हम व्यक्ति के संबंधी सूचनाएं वहाँ से उनसे, उनके मित्रों या उनके सह संबंधियों से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इन विधियों का आधार उनके लक्षण, अनुभव, उद्देश्य, आवश्यकता, रुचि, अभिवृत्ति आदि होती हैं। वह इनके माध्यम से सभी सूचनाएं देते हैं। इस विधि के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविधियां यहाँ पर आती हैं। आइए कौन कौन सी है जान लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है ऑटोबायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी क्या कहता है, इस विधि के द्वारा अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों को कुछ शीर्षक में बांट दिया जाता है, जिसके द्वारा वह अपने अनुभव, उद्देश्य, प्रयोजनों, रुचियों और अभिव्यक्तियों का विवरण के आधार पर निश्चित मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष सिरे निकालता है। परंतु इस विधि में क्या होती है, कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। आइए बात करते हैं। नेक्स्ट है केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री में क्या करते हैं कि इस विधि के अंतर्गत हम वंशानुक्रमीय और वातावरणीय इन दोनों तथ्यों का अध्ययन करते हैं, और जो व्यक्ति के क्या करता है, जीवन को प्रभावित करता है। यह विधि मुख्य रूप से आत्मकथा पर निर्भर करती है। इसमें विषयी के द्वारा बताए गए वृत्तांत के अतिरिक्त परिवार, इतिहास, आय, चिकित्सा पद्धति, पर्यावरण एवं सामाजिक स्थिति आदि से भी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। यह विधि प्रायः असामान्य व्यक्तियों के अध्ययन में प्रयुक्त की जाती है। अब बात करते हैं इंटरव्यू मेथड के लिए। तो इसमें साक्षात्कारकर्ता विषयी के आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं। इनमें साक्षात्कार लेने वाले मनोविज्ञानी विषय के प्रेरकों, अभिवृत्तियों तथा लक्षणों का मूल्यांकन करते हैं। साक्षात्कारकर्ता में विषय को प्रभावित, सम्मोहित एवं गुमराह करके उसमें उसकी वास्तविकता का पता लगाने का गुण यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सूची विधि या प्रश्नावली, यानी कि हम क्या करते हैं, इन्वेंटरी मेथड या क्वेश्चनेयर मेथड यहाँ प्रयोग करते हैं। तो किस लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट ये है, इसलिए नोट कर लें आप इसको। इसमें क्या करते हैं कि विषयी के सामने एक प्रश्नावली प्रस्तुत की जाती है, जिसमें 100 से लेकर 500 तक प्रश्न होंगे और उत्तर हाँ या नहीं में संबंधित होंगे। यह विधि व्यक्तित्व मापन में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। विषयी प्रश्नावली को पढ़ता है और उत्तरों को स्पष्ट करता है। इनका प्रयोग व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में किया जा सकता है। अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव मेथड है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये मेथड पूछा गया है, इसलिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक करके लिख लें। और आइए चलते हैं इस मेथड के बारे में जानते हैं। तो इस मेथड में क्या है कि ये विधियाँ इस तथ्य पर आश्रित हैं कि उसका प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकनकर्ता को कैसे लगता है। ये विधियाँ भी बुद्धि, रुचि, अभिरुचि को आधार मानकर क्रियाशील होती हैं। इसके प्रतिपादकों का विचार है कि व्यक्तित्व को समझने के लिए विषयी को जीवन के पर्यावरण में रखकर देखना चाहिए, ताकि उसकी आदतें, लक्षण और चारित्रिक विशेषताएं क्या हो, प्रकट हो सकें। वस्तुनिष्ठ विधि के प्रयोग की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विधियां हैं, आइए जान लेते हैं। पहली जो विधि है हमारी वो है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। इस विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में ही संभव है, क्योंकि पर्यावरण एवं विषयी को नियंत्रण में लेकर कार्य करना क्या है, कठिन है। इसमें विषयी को कमरे में अकेला बैठाकर कोई कार्य करने के लिए दे दिया जाता है तथा उसकी क्रियाओं, हाव भाव, प्रक्रिया का अवलोकन इस रूप में किया जाता है कि विषयी निरीक्षणकर्ता को देख ना सके। वर्तमान समय में विषयी के व्यवहार को चलचित्र के माध्यम से भी नोट किया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण व्यक्तित्व का यहाँ पर क्या हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है। अब बात करते हैं रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल भी इम्पोर्टेंट है, और इसके अंतर्गत क्या करेंगे कि कम निर्धारण मापनी में गुणात्मक जो हमारे
व्यवहार होंगे उनका ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हम करेंगे। और एक लंबी रेखा के नीचे खंडशः कुछ विवरणात्मक विशेषण या वाक्यांश लिख देंगे। एक सिरे पर वाक्यांश की चरम सीमा होती है और दूसरे पर विपरीत गुणों की चरम सीमा। क्रम निर्धारक मापनी पर लक्षणों को चिन्हित कर देते हैं, जिससे कि यह पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति वह गुण किस गुण सीमा के अंतर्गत वो मतलब आता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक यानी प्रक्षेपण विधियाँ, इनके अंतर्गत क्या होगा कि इनमें विधियों के माध्यम से विषयी अपने प्रतिचारों को आंतरिक लक्षण, भाव, दशा, अभिवृत्ति, हवाई कल्पनाओं यानी कि वो जो कल्पना करके जो पिरोकर कहानी के रूप में प्रकट करते हैं, इन सभी के आधार पर व्यक्तित्व का मूल्यांकन आसानी से कर लिया जाता है। अब बात करते हैं समायोजन की। तो दोस्तों समायोजन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण जो भाग है वो है एडजस्टमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी जो व्यक्तित्व का समायोजन है वो हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। आइए जान लेते हैं समायोजन का मतलब क्या होता है। तो समायोजन का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट। जब व्यक्ति गतिशीलता का प्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति, आत्मपुष्टि के लिए करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, समायोजन की प्रक्रिया कहते हैं। गेट्स और अन्य के अनुसार क्या है, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये हमारी परिभाषा हो गई, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच क्या करता है, संतुलन को बनाने का कार्य करता है। संतुलन दोस्तों ये परिभाषा है तो इसको एज इट इज़ ही हमें रीड करना होगा। बीच संतुलन संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। क्या डेफिनेशन है वह फिर से पढ़ लेते हैं। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है, यानी कि अपने और अपने जो वातावरण है उनके बीच जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए वो ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे समायोजन पॉसिबल हो सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यक्ति स्व-विकास के लिए प्रेरकों की सहायता से परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। आइए बात कर लेते हैं कुछ मेथड हैं एडजस्टमेंट की, कौन सी है। पहला है डायरेक्ट मेथड। इसके अंतर्गत क्या है कि जब व्यक्ति चेतनावस्था में रहकर समायोजन को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करता है तो वे प्रयत्न प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत माने जाते हैं। इन उपायों को लागू करने में वह अपना विवेक, तर्क शक्ति एवं बौद्धिक क्षमता आदि का सहारा लेते हैं। इन विधियों का प्रयोग विशेष रूप से समायोजन की किसी विशेष समस्या के स्थायी समाधान के लिए किया जाता है। इन उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित विधियाँ आती हैं। कौन सी विधियाँ आती हैं? पहला जो हमारा है वो है बाधाओं का समाधान यानी सॉल्विंग ऑफ ऑब्स्टेकल। दूसरा है फाइंड अदर वे फाइंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य, यानी जो हमारा एम है उसे ही चेंज कर देंगे। और जो है एनालिसिस और डिसीजन है उसको भी हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग खोज लेंगे। और दूसरा जो हमारा वो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मेथड था, ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आता है सब्लिमेशन यानी शोधन में क्या है कि शोधन अचेतन मन की वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंदर व्यक्ति की मूल संवेगात्मक शक्ति, आवश्यकता आदि को कृत्रिम पक्ष की ओर मोड़ दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, समाज की स्वीकृति वहाँ पर प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा इसका जो डायरेक्ट मेथड है वो है हमारा विड्रॉल। तो वहाँ से विड्रॉल कर लेंगे, यानी कि दुख या कष्ट आने पर व्यक्ति को स्वयं को उससे क्या करता है, अलग कर लेता है। और ऐसे व्यवहार को पलायनवादी हम व्यवहार के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है रिग्रेशन में क्या करेंगे, प्रतिगमन की युक्ति तब देखने में आती है जब व्यक्ति निराशा द्वारा उत्पन्न, दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको टिक कर ले, एक दो बार एग्जाम में आ चुका है। निराशा द्वारा उत्पन्न चिंता के कारण व्यवहार के प्रारंभिक रूप में वो वापस चला जाता है। फिर है आइडेंटिफिकेशन, तो तादात्म्य। तो इसके अंतर्गत क्या है कि इसका तात्पर्य दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेना है। जब व्यक्ति संसार में अपने महत्व को समझ लेता है तो सीखने की कोशिश करता है। और फिर क्या है डिपेंडेंसी यानी निर्भरता। तो निर्भरता क्या है कि जब व्यक्ति किसी कार्य में सभी प्रयत्नों के बावजूद असफल रहे
तो वह स्वयं की समस्या किसी योग्य व्यक्ति को सौंप देता है और उसके बाद उसके निर्देशानुसार वो क्या करते हैं, वो चीज़ को फॉलो करते हैं और जीवन को व्यतीत करते हैं। और सिक्स है हमारा रेशनलाइजेशन। इसके अंतर्गत क्या है कि इस युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति वास्तविक प्रेरक को छिपाकर अन्य प्रेरकों को दोषी ठहरा देता है। इस प्रकार व्यक्ति की क्षमता का कोई दोष नहीं माना जाता, बल्कि दूसरे के ऊपर दोषारोपण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेशन। रिप्रेशन में क्या होगा कि रिप्रेशन में यहाँ पर होगा कुछ व्यक्ति चिंता को समाप्त करने के लिए दमन करने का प्रयोग करते हैं और उनसे छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर 8 पॉइंट है हमारा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या होता है, प्रक्षेपण का कार्य चिंताजनक। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारा कहता है ये है कंपनसेटरी मेथड। इसके अंतर्गत क्या है कि यह प्रकृति का नियम है कि मानव को किसी भी क्षेत्र में सफलता या असफलता ये क्या करती है, प्रकृति ही नियम बनाती है कि किस क्षेत्र में वो सफल होगा और किस क्षेत्र में असफल। अतः जब एक क्षेत्र में असफल है या स्वयं में कमी अनुभव करता है तो अन्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से उत्पन्न तनाव समाप्त हो जाता है। इस विधि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्रेसिव मेथड। एग्रेसिव मेथड में क्या है कि आक्रामक विधि से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा उत्पन्न विरोधात्मक व्यवहार से है। इनमें उसके द्वारा बाधा या रुकावट का आक्रामक व्यवहार के द्वारा सामना किया जाता है। इस विधि से व्यक्ति का मानसिक तनाव शिथिल होकर समाप्त हो जाता है। आक्रामक उपायों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष आक्रामकता वह है जिसमें व्यक्ति उसी व्यक्ति या वस्तु पर आक्रमण करता है जो उसके संतोष का कारण होता है। प्रत्यक्ष आक्रामकता वह है जिसमें व्यक्ति असंतोषजनक परिस्थिति पर आक्रमण न करके अन्य ढंग से आक्रामक व्यवहार करके मानसिक तनाव को दूर करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का व्यक्तित्व का टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्यक्तित्व का टॉपिक पसंद आया होगा और आने वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं बात करूँगी व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में। तो दोस्तों इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में आने वाली वीडियो में बात करूँगी। आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज़ आप सभी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचाने का कष्ट करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ऑल वाली प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप सब जुड़ने का प्रयास करें और जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ उसकी PDF वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।